अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज आपको दो कहानियां सुनानी हैं। एक का ताल्लुक ऑटोमन एम्पायर के साथ है और दूसरी का मुगलिया सल्तनत के साथ। 15वीं सदी के अंदर ऑटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान थे सुल्तान मोहम्मद फातिहा। ये बहुत बहादुर थे और ये 21 साल की उम्र के अंदर बादशाह बन गए थे। इन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था, रोमन्स को 2000 साल बाद शिकस्त दी थी। ये वो शख्स था, इसका पूरी दुनिया इससे दहशत ज़दा थी, इसका खौफ था। मगर एक रियासत थी साथ ही, ऑटोमन्स के साथ ही एक रियासत थी और उसके ज़ेर इंतज़ाम ही काम करती थी वलाइया। वहाँ का जो शहज़ादा था ना, व्लाद ड्रैकुला, उस शहज़ादे ने ख़ुदकुशी का प्रोग्राम बनाया और उसने सुल्तान मोहम्मद फातिहा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। उसने टैक्स देने से इनकार कर दिया और वहाँ जो मैसेंजर जाता था उनको भी मारना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद फातिहा ने 1 लाख फ़ौज लेके वलाहिया पे हमला किया और पूरे वलाहिया को तहस नहस कर दिया। और ड्रैकुला को, वो इतना वहशी था कि उसके ऊपर बाद के अंदर एक फ़िल्म भी बनी, हॉरर मूवी, वो इसी के नाम के ऊपर बनी थी, ड्रैकुला के ऊपर। वो इतना खौफनाक था कि वो लाशों से खेलता था, ज़िद्दी था, अना था, मगर उसने अपनी पूरी सल्तनत जो है सुल्तान मोहम्मद फातिहा के हाथों तबाह कर ली और उसको वो वलाइया छोड़ के हंगरी जाना पड़ा और वो वहाँ से भाग गया। इसी तरह अकबर, जलालुद्दीन अकबर के ज़माने के अंदर चित्तौड़ का जो राजा था ना, उदय सिंह, वो भी बहुत बहादुर था, वो भी बहुत घमंडी था, ज़िद्दी था। उसके अंदर वो कहता था मैं रॉयल ब्लड हूँ, मगर उसने एक फ़ैसला किया, वो मर जाएगा मगर अकबर के दरबार के अंदर पेश नहीं होगा। ये भी एक बगावत समझी अकबर ने और अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर हमला कर दिया। ये चित्तौड़ का किला बहुत बड़ा किला था। अकबर वहाँ गया और अकबर ने वहाँ पे एक जंग लड़ी, अपने फ़ौजियों के साथ गया और उदय सिंह को वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। हत्ता कि राजपूतों ने बहुत बहादुरी से लड़े मगर अकबर जीत गया और उदय सिंह को भागना पड़ा, वहाँ से वो पहाड़ों में चला गया। उससे क्या साबित क्या होता है, इन दोनों वाक़यात से, इन दोनों कहानियों से साबित क्या होता है कि आप ताकतवर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते, आप रियासत के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते। आप जो करते, आप अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल ज़रूर करते हैं मगर रियासत के ख़िलाफ़ आप खड़े नहीं होते। जब रियासत एक फ़ैसला करती है तो आपको सरेंडर करना पड़ता है। ये तो एक पुराना ज़माना था, पत्थरों का ज़माना था, ये मैंने जिनकी मिसालें दी हैं। मगर आज के जदीद दौर के अंदर तो सबसे बड़ा किसी भी रियासत के अंदर आइन होता है, कानून होता है, अदालतें होती हैं, इनका एहतराम होता है। जब कोई भी लीडर, जब या कोई आम शहरी अदालतों का एहतराम नहीं करता, आइन की पासदारी नहीं करता, कानून को फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब है ये अनार्की का माहौल है। 2 दिन के अंदर लाहौर की सड़कों पे क्या होता रहा, मैंने लाहौर के अंदर आज तक ये मनाजर नहीं देखे। इतने खौफनाक मनाजर थे, किनाल रोड से मैं गुज़रता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालात थे वहाँ पे। शेलिंग थी, पथराव था, वहाँ पे गुत्थम गुत्था थे, स्टेट वर्सेस आम लोग थे। और वो आम लोग, मुझे तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो आम लोग थे, मगर मुझे नहीं लगता कि वो वर्कर थे। मुझे लगता है वो बहुत ट्रेंड लोग थे। उन्होंने जिस तरह से पुलिस को रजिस्ट किया और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं होने दिया, उससे लगता है कि वो बहुत ट्रेंड लोग थे और उनको लाया गया था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब को अदालत ने बुलाया था तो वो चले जाते, उनको चले जाना चाहिए था। वो आइन और कानून को मानने वाले इंसान हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना, अपनी तकरीरों के अंदर उनको बयान करते थे कि पुलिस का एहतराम होना चाहिए, रियासत का एहतराम होना चाहिए, अदालतों का एहतराम होना चाहिए। उनको पता है अगर जब इन चीज़ों का एहतराम नहीं होता तो मुल्क के अंदर क्या होता है, नारकी होती है। ये वही हाल हुआ। आपको अदालत ने बुलाया था, आपको 13 तारीख को चले जाना चाहिए था। आपको सेशन अदालत ने बुलाया था, तोशा खाना केस के अंदर आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो आपको चले जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ऑर्डर थे, उन्होंने आपको पहले रिलीफ दिया था मगर आप नहीं गए। आप लाहौर के अंदर एक रैली निकालते रहे। मगर उसके बाद जब पुलिस आई, मेरे ख़्याल में हुकूमत ने भी इसको मिस हैंडल किया है। इसको बड़े एहसन अंदाज के अंदर किया जा सकता था। अगर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी रिक्वायर्ड थी तो 1-2 दिन बाद चले जाते, उनसे बातचीत होती, पुलिस जाती, बात करती, तो वो चले जाते। मेरे ख्याल में ये मामला इतना फैलना नहीं था, इतना जो हमारी जग अंसाई नहीं होती थी। मगर अब क्या हुआ, इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के हुकूमत के वो लत्ते लिए और उन इदारों के, उन लोगों के लत्ते लिए जिनके ऊपर हमें नहीं बात करनी चाहिए।
اس سے یہ کیا ہوا کہ وہ سارے ویژولز انڈیا کے چینل پہ چلے، وہ سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلے، وہ ویژول افسوسناک تھے۔ اس سے اب کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اب کسی بڑے آدمی کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اب کیا کوئی مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر سکے گا؟ سعد رضوی کو گرفتار کر سکے گا؟ اور بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس جتھے ہیں، جو ان کے لوگوں کے گھروں کے باہر بیٹھ جائیں گے، تو کون سی پولیس، کون سی رینجر آ کے گرفتار کر سکے گی؟ یہ میسج ٹھیک نہیں گیا، پاکستان کی جگ انسائی ہوئی ہے، حکومت نے بھی اس کے اندر پورا حصہ ڈالا ہے، اور عمران خان صاحب نے تو خیر گرفتاری کا انکار کر کے جو ہے نا میرے خیال میں بہت آئین شکنی کی ہے، قانون شکنی کی ہے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ آئین اور قانون کیا ہوتا ہے۔ اب اگر آئندہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر اسی طرح کے حالات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ کراچی کے اندر بہت سارے گروپس ہیں، کے پی کے اندر بہت سارے گروپس ہیں۔ آلریڈی پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ بہت خراب ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں دھماکے ہوئے ہیں۔ آلریڈی الیکشن کے اوپر جو ہے نا ڈیلے ہونے کے یا ملتوی کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یا ایک بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، وہ خود کہتے ہیں۔ تو آپ پھر کیوں ان کو عذر پیش کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جو حالات ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پولیس آئی تھی، عمران خان صاحب گرفتاری دیتے، 2-3 دن بعد ضمانت ہو جاتی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس ملک کے اندر بھٹو صاحب جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ، بادشاہ خان جیسے لوگ، ولی خان جیسے لوگ یہ جیلوں کے اندر گئے ہیں۔ گاندھی جی گئے ہیں، اب مولانا عبدالکلام آزاد جیلوں کے اندر گئے ہیں، نیلسن منڈیلا جیلوں کے اندر گئے ہیں، اور انٹرنیشنل بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں گئے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی چلے جاتے۔ اللہ کرے کہ اب وہ 18 تاریخ کو عدالت نے بلایا ہے تو وہاں چلے جائیں تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر رہے، وگرنہ مجھے حالات اچھے نہیں لگ رہے، بڑی افسوسناک حالات ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔